गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा, पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ लिया था एकल व्यापार का अर्थ, उसकी विशेषता, उसके लाभ और दोष। आज जो दूसरा टॉपिक है वो नाम है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। यदि आप कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो एकल स्वामित्व के आपने पूरी जानकारी ले ली है। अब बात कर रहे हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की। ये होता क्या है, ध्यान से देखते हैं। ये जो बिजनेस है ये कहाँ पाया जाता है? ये बिजनेस पाया जाता है केवल भारत में। ये कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है, क्योंकि भारत के अंदर प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि जो जॉइंट फैमिली होती थी वो कहाँ रहती थी? भारत में पाई जाती थी। तो जो भी बिजनेस होता था वो किस में पाया जाता था? भारत में पाया जाता है। फिर थोड़ा आगे और देखते हैं, इसका आशय लिखा है। इसका आशय यह एक ऐसा व्यवसाय का प्रकार है जिसमें स्वामित्व व प्रशासन या प्रबंधन परिवार के सदस्यों के द्वारा होता है। अब परिवार कौन सा? संयुक्त हिंदू परिवार। हिंदू परिवार जैसा आपको पता होगा, लिखा है ये एक ऐसा बिजनेस का प्रकार है जिसमें स्वामित्व और प्रशासन, मतलब जिसका मालिक कौन होता है? जो इस फैमिली में जन्म लेता है वो इसका क्या बन जाता है? मालिक बन जाता है। जितना भी मैनेजमेंट करना होता है कौन करेगा? ये संयुक्त हिंदू परिवार में जो जन्म लेता है वो ही करेगा। तो इसके परिवार के जितने भी सदस्य होंगे वो क्या करेंगे? इस फैमिली बिजनेस को चलाएंगे। फिर ये बिजनेस कितनी पीढ़ी तक चलता है? ये बिजनेस चलता है 3 पीढ़ी तक। 3 पीढ़ी कैसे? पहले आ गया दादाजी, फिर उसका बिजनेस संभालेगा उसका बेटा, फिर उसका बिजनेस संभालेगा उसका बेटा। तो ये 3 पीढ़ी तक बिजनेस चलता है। यदि दादाजी मर गया, इसके बेटे की शादी हो गई, तो अब ये क्या बन जाएगा? दादा बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा? पापा बन जाएगा। फिर इसका बेटा होगा। ऐसे करके ये बिजनेस कितनी पीढ़ी तक चलता है? 3 पीढ़ी तक चलता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था, नौचौकिया जानते होंगे। नौचौकिया के अंदर चतुर्भुज की मिठाई की दुकान है जो गुलाब जामुन बेचता है। ये चतुर्भुज की गुलाब जामुन आपके बहुत फेमस है। यदि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो जो फॉरेनर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उस चतुर्भुज की दुकान को सर्च करते हैं, उस दुकान में जाते हैं। फिर उस दुकान में जाओगे तो आपको 3 फोटोएं वहां मिलेगी, पहले उसके परदादा की, फिर उसके दादा की, फिर उसके पापा की। फिर वो कहता है ये 4थी पीढ़ी से संभाल रहा हूं। ये बिजनेस कौन सा हो गया? फैमिली बिजनेस हो गया, जो 4थी पीढ़ी से, मतलब तीसरी पीढ़ी से चलता आ रहा है। एक और है माखन या लस्सी, आपने सुनी होगी। कहां पर? मिस्त्री लाल की घंटाघर के अंदर। उसका भी जो बिजनेस है वो कितनी पीढ़ी तक है? 3 पीढ़ी। वहां अंदर घुसते आपको फोटो दिख जाएगी उसकी, उसके परदादा की, फिर दादा की, फिर उसके बेटे की। मतलब ये पीढ़ी 3 दर, मतलब जो पीढ़ी होती है वो दर बदर आगे बढ़ती रहती है। मतलब किसी की वो पढ़ाई जमे नहीं तो क्या करो? फैमिली बिजनेस संभाल लो। ये हो गया इसका आशय। थोड़ा आगे और देखते हैं। इसके अंदर एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा इसके अंदर कर्ता कौन होता है। फिर दूसरा पूछा जाएगा सहमासी कौन होता है। तो कर्ता, नाम से पता चल रहा है जो कर्ता धरता है। घर के अंदर सबसे बड़े बुजुर्ग जो होंगे, मतलब दादाजी, वो क्या कहलाएंगे? कर्ता कहलाया जाएगा, क्योंकि घर में सबसे बड़े वही है। और पूरे परिवार का जो बिजनेस होता है वो कौन संभाल रहा है? दादाजी संभाल रहा है। तो दादाजी को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर कर्ता बोला जाएगा। फिर आता है सहमासी। अब दादा के जो बेटे हुए उनकी जो संपत्ति का हिस्सा होगा वो उनके बेटे का होगा। मतलब पूर्वज की संपत्ति में हिस्सेदार को क्या बोला जाएगा? सहमासी बोला जाएगा। ठीक है, पहले मीनिंग बता दिया। संयुक्त हिंदू परिवार बिजनेस क्या होता है? ये केवल भारत में पाया जाता है। फिर इसके बाद में आपको इसका आशय लिखना है। फिर थोड़ा और कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कर्ता कौन होता है? कि दादाजी जो घर में सबसे बड़ा हो। दूसरा है सहमासी, जो पूर्वज की संपत्ति, जो दादा की प्रॉपर्टी होती है उसमें हिस्सा किसका होगा? जो हिस्सेदार होगा, 2 का है, 3 का है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सहमासी बोला जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विशेषता की।
पहला विशेषता का पॉइंट दे रखा है निर्माण। यदि आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा सौर प्रोप्राइटर या एकल स्वामित्व, उसमें भी पहला पॉइंट था विशेषता का निर्माण और समापन। यहां पर केवल आपको क्या लेना है, निर्माण लेना है। अब इसका निर्माण कैसे होता है ये खुद बताता है। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, और ये 2 सदस्य होंगे तभी जाके ये फैमिली बिजनेस आगे बढ़ेगा। और साथ ही क्या होंगे, उनके पास पूर्वज की जो संपत्ति होती है उसमें हिस्सा होना चाहिए, संपत्ति में हिस्सेदार। तो क्या होगा इसका निर्माण, इसका निर्माण कैसे होगा, कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और साइड में पूर्वज की संपत्ति में क्या होना चाहिए, हिस्सेदार होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है वो दे रहा है नियंत्रण। अब इसका नियंत्रण मतलब जो भी डिसीजन होंगे वो डिसीजन कौन लेगा, कर्ता लेगा, क्योंकि घर के सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है, दादाजी है, दादाजी है। वो दादाजी क्या करेंगे, जितने भी निर्णय होंगे या कंट्रोल होगा पूरे बिजनेस का किसके ऊपर रहेगा, दादा के ऊपर रहेगा। तो इसको कंट्रोल करने वाला बंदा कौन है, दादाजी है। फिर इसकी तीसरी जो विशेषता आती है वो विशेषता आती है दायित्व। दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी। पूरे घर की माता पौड़ी की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी, घर के सबसे बड़े बुजुर्ग कौन, कर्ता। कर्ता का दायित्व कैसा होगा, अनलिमिटेड मतलब असीमित दायित्व होता है। मतलब पूरी माता पौड़ी घर की पूरी जिम्मेदारी किनके ऊपर है, कर्ता के ऊपर है। कर्ता मतलब दादाजी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। यदि वो किसी से कर्जा लेते हैं तो कर्जा चुकाने की पूरी जिम्मेदारी किसके मत्थे पे जाएगी, कर्ता के मत्थे जाएगी। फिर थोड़ा आगे इसके अंदर और दे रखा है बाकी के जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, बाकी के सदस्य की लायबिलिटी सीमित होगी। जितना उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है उतने तक इसका लायबिलिटी रहेगी, सीमित दायित्व। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे और दे रखा है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है निरंतरता। निरंतरता का अर्थ होता है लगातार चलने वाला बिजनेस। मान लो घर का बड़ा मुखिया जो है दादाजी वह मर जाता है, मतलब कर्ता की मृत्यु हो जाती है, कर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, इस बिजनेस को संभालेंगे। यदि कर्ता जी लुढ़क गए तो आगे आपको पता है उसका घर में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग या जो बड़ा फैमिली का सदस्य होगा वो क्या करेगा, इस बिजनेस को संभालेगा। फिर उसके बाद में आता है पांचवा नाबालिग सदस्य। नाबालिग सदस्य कौन होगा, जैसे ही घर में बच्चा या दादाजी के पोता हो जाता है तो पहले से ही ढिंडोरा पीटने लग जाता है कि ये पोता जो है वो क्या करेगा, ये मेरे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो इसमें नाबालिग सदस्य कौन होगा, जो इस परिवार के अंदर जन्म ले लेता है वो भी क्या बन जाता है, इस परिवार का हिस्सा बन जाता है और इस हिस्सेदार के कारण वो क्या करेगा, फैमिली बिजनेस को संभालेगा। यदि दिमाग में पढ़ाई नहीं बैठी तो ये हो गई इसकी विशेषता के कुछ पॉइंट। अब बात करते हैं इसके लाभ की। इसके कुछ लाभ दे रखे हैं। लाभ को अपन महत्व भी बोल सकते हैं, उपयोगिता भी बोल सकते हैं। पहला जो पॉइंट दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, अपन ले सकते हैं यही सही, निर्णय, वो भी कैसा, प्रभावीपूर्ण। यदि दादाजी जो है उन्होंने उम्र पाई और कहते हैं ना धूप में बाल सफेद नहीं किए, ज्यादातर आपने देखा होगा जो भी घर के बड़े बुजुर्ग डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने पूरे जिंदगी को क्या किया, अनुभव किया। उस अनुभव के आधार पर ही वो निर्णय लेते, कैसे, प्रभावपूर्ण लेते हैं। और पूरा डिसीजन लेने का अधिकार किसका है, कर्ता का अधिकार है। कर्ता मतलब दादाजी का। तो इसमें निर्णय कैसे बनेगा, प्रभावीपूर्ण बनेगा। दूसरा पॉइंट दे रखा है सदस्यों का सीमित दायित्व। इसके अंदर रामायण क्या कह रहा है कि जो सदस्य होंगे घर के, जो बाकी के मेंबर होंगे, उनकी जिम्मेदारी कैसी होगी, सीमित होगी। मतलब जितना हिस्सा उस पूर्वज की संपत्ति पर है उतनी उसकी जिम्मेदारी रहेगी। पूरी बाकी की जिम्मेदारी किसके मत्थे पे है, कर्ता के मत्थे पे है, क्योंकि पूरी घर की बागडोर जितनी भी माता पौड़ी है पूरा कर्ता लेगा। और इसमें क्या होगा, इसका सीमित दायित्व होता है। तीसरा दे रखा है व्यवसाय
में स्थायित्व, मतलब इसके अंदर क्या कह रहा है, ये बिजनेस जो होता है कंटिन्यू चलता रहता है। यदि घर का बड़ा बुजुर्ग मर जाता है तो उसके आगे वाले कौन बिजनेस संभालेंगे, व्यवसाय करने वाले जो उसके फैमिली मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, इस बिजनेस को संभालेंगे। तो क्या हो गया, व्यवसाय में स्थायित्व पाया जाता है, मतलब इसमें क्या होता है, निरंतरता पाई जाती है, कंटिन्यू ये चलता रहता है। फिर उसके बाद में दे रखा है चौथा, निष्ठा सहयोग में वृद्धि। निष्ठा और सहयोग, यदि तुम फैमिली बिजनेस संभालोगे, उस फैमिली बिजनेस को संभालने से यदि परिवार के सदस्य मिलजुल कर साथ में रहेंगे तो कौन सी भावना विकसित होगी, मिलजुल कर काम करने की भावना विकसित होती है। जैसे आपके पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली होती थी, आज के जमाने में नहीं है। जॉइंट फैमिली होने का फायदा क्या होता था, सबके अंदर पहले से ही वो भाईचारे की भावना आती थी, सहयोग की भावना आती थी। यदि एक कुछ गड़बड़ करता था तो दूसरा उसको क्या कर लेता है, हैंडल कर लेता था। तो इनके बीच में कैसी भावना विकसित हो रही, सहयोगी और ईमानदारी की। क्योंकि पहले के जमाने में क्या थे, अच्छे लोग विराजमान थे। आज का युग कैसा हो गया, कल युगी हो गया है। आज भाई भाई का नहीं रहा, जैसे ही पैसा आया भाई भाई का नहीं रहता है। तो ये वाला बिजनेस जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसका बिजनेस को संभालने का फायदा ये होता है कि इसके अंदर अपन को क्या मिलता है, सहयोग में वृद्धि होती है, आपके अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है। फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट इसमें है नहीं, कुल मिला के 4 पॉइंट ही इसमें दे रखे लाभ के। अब बात करते हैं दोष की, मतलब इसकी कुछ कमियां, कमियों के कुछ पॉइंट दे रखे, वो भी घुमा फिरा के वही आता है रामायण जो इसमें पहले दे रखी है। दोष पहले दे रखा है क्या, सीमित संसाधन। अब सीमित संसाधन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। ये पॉइंट सॉल्व प्रोप्राइटर में भी आपने पढ़ा होगा, कमी के अंदर पहला पॉइंट। उसमें क्या होता था, जो दोस्त होता था वही इसको क्या कहता था, पैसा देता था थोड़ा बहुत। तो इसी प्रकार पूर्वज की जो संपत्ति होती है, परिवार के जितने भी सदस्य होंगे वो उसके ऊपर ही निर्भर रहेंगे। आपने देखा होगा कोई कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, जैसे ही उसका बेटा संभालता है वो बिजनेस का पूरा क्या कर देता है, सत्यानाश कर देता है, खा पी के कल्टी हो जाता है। फिर लोग कहते हैं इसके दद्दा ने तो बहुत बड़ी मेहनत से इस बिजनेस को क्या किया था, चलाया था। अब जाके देखो इस बिजनेस ने क्या कर दिया, पूरा सत्यानाश ही कर दिया है। तो इस बिजनेस में सीमित संसाधन होते हैं, कौन से, जब तक तुम्हारे पूर्वज की जो संपत्ति है वो भी क्या थोड़ी बहुत है, तब तक तुम्हें ये साधन उपलब्ध होंगे, ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं होंगे। दूसरा इसमें दे रहा है कर्ता का असीमित दायित्व। ये फिर से रिपीट का विकास हो रहा है पॉइंट, बस थोड़ी सी फेर बदल कर दिए। अब कर्ता का असीमित दायित्व होता है, मतलब कर्ता जो दद्दाजी जो होता है, दद्दाजी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, तो इतना वर्क लोड होता है दद्दाजी के पास। तो क्या होता है, बाकी के जो डिसीजन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, जो डिसीजन लिए थे वो भी फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी दूसरी कमी क्या होती है, कर्ता का दायित्व इसमें कैसा होता है, असीमित दायित्व होता है। तीसरा दे रखा है कर्ता का प्रभुत्व। नाम से पता चल रहा है कि पूरे घर की जिम्मेदारी या बिजनेस की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कर्ता के ऊपर, दद्दाजी के ऊपर। यदि कर्ता जी ने कोई डिसीजन ले लिया है, दादा ने, बात की लकीर होती है, यदि उसने ले लिया तो बाकी जितने भी सदस्य होंगे उनको मानना पड़ेगा। क्योंकि आप यदि नहीं मानोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, परिवार के जो सदस्य होते हैं उसको बहिष्कार कर देंगे कि इसको मेरी जमीन जायदाद से मैं क्या कर देता हूँ, बेदखल कर देता हूँ। इस कारण इस बिजनेस में क्या आता है, कर्ता का प्रभुत्व होने के कारण डिसीजन जो भी होते हैं पूरे कौन लेते हैं, कर्ता ही लेता है। तो इनके बीच में कभी कभी आपने देखा होगा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बिजनेस में थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो परिवार के जितने सदस्य होते हैं उनमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और वो बिजनेस होता है धीरे धीरे समाप्त की ओर अग्रसर होता है। चौथा पॉइंट दे रखा है प्रबंधक की सीमित योग्यता। आपने देखा होगा जितने भी डिसीजन कौन लेता है, दादाजी लेता है। तो दादाजी क्या होते हैं, प्राचीन काल से रिलेटेड होते हैं। आज का जो जमाना है उससे संबंधित उनको नॉलेज नहीं होता है। आज का जमाना कौन सा चल रहा है, टेक्नोलॉजी वाला, कंप्यूटर वाला जमाना चल रहा है। यदि बिजनेस मान लो दादाजी संभाल रहे और आजकल ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, तो दादाजी को ऑनलाइन बिजनेस करना आता है क्या, नहीं। वो तो इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, नहीं ऑनलाइन में माता पोड़ी घनी होवे, इनू पे ऐड हो जाए, इनू हो जाए, वो हो जाए। तो ये जितने भी
डिसीजन लेने का जो अधिकार था कर्ता का था, तो उनके अंदर ये योग्यता नहीं होती है, क्योंकि एक ही बंदे के पास सभी गुण नहीं होते हैं। किसी में पढ़ाई में कोई होशियार होगा, कोई किसी में डांस में होशियार होगा, सबके पास पूरी क्वालिटी भगवान भी नहीं देता। तो दद्दा जी खुद भी एक इंसान है, दद्दा जी, तो उसको किसी तरह की क्वालिटी नहीं है, कौन सी माल को कैसे बेचना है। और कभी कभी दद्दा जी क्या करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं ना, वो हैकड़ी में अपने में कि हाँ मैंने डिसीजन लिया, वो डिसीजन आके जाके क्या करते हैं, पूरे बिजनेस का सत्यानाश कर देते हैं, बिजनेस को फेल कर देते हैं। तो इसमें क्या होती है, प्रबंधकों की सीमित योग्यता के कारण क्या होता है, इसमें दोष पाया जाता है। तो कुल मिला के अपन ने पढ़ा संयुक्त हिंदू परिवार वाला, उसमें कहां पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। इसका जितना भी कंट्रोल मैनेजमेंट कौन करेगा, परिवार के सदस्य करते हैं। फिर अपन ने उसकी विशेषता देखी थी, इसका निर्माण कैसा होता है, 2 सदस्य होते हैं और उसकी पूर्वज की संपत्ति पे हिस्सा होता है। फिर इसका दायित्व कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। फिर नियंत्रण कौन करता है, डिसीजन कौन लेता है, कर्ता लेता है। फिर उसके बाद में जो नाबालिग सदस्य होंगे वो क्या बनेंगे, फैमिली का मेंबर बन जाता है, कौन सा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था निरंतरता, निरंतर मतलब कर्ता मर जाता है, उसके आगे कौन जिम्मेदारी संभालेगा, उसका बेटा संभालेगा। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़े थे, कुछ लाभ पढ़े थे, लाभ घुमा फिरा के वही आ रहे हैं। पहला निर्णय जो लेगा वो क्या करेगा, प्रभावीपूर्ण होगा। फिर सदस्यों का दायित्व कहां तक है, जहां तक उसकी संपत्ति पे हिस्सा उतना ही उसका दायित्व सीमित रहता है। फिर उसके बाद में व्यवसाय में स्थायित्व रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि बिजनेस आगे से आगे बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद में सहयोग और निष्ठा में वृद्धि हो जाती है। फिर उसके कुछ दोष दे रखे थे, पहला दोष दे रखा है सीमित संसाधन होते हैं, क्योंकि जितनी भी पूर्वज की संपत्ति होती है वो ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत ही होती। उसके बेस पे यदि और कोई बिजनेस शुरू करना चाहोगे उसके लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, और पैसों की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि उनके पास क्या है, इतनी सी पूंजी होती है, वही खा पिला के कल्टी हो जाते हैं। फिर उसके बाद में कर्ता का असीमित दायित्व, फिर से घुमा फिरा के वही पॉइंट आ रहा है कि जितनी भी माता पूरी लेने का जिम्मेदारी किसकी होती है, कर्ता की होती है। इस वजह से इसका दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। फिर तीसरा पॉइंट दे रखा है कर्ता का प्रभुत्व, जितने भी डिसीजन लेने होते हैं कर्ता ही लेता है। इस कारण क्या होता है, उन घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, दद्दा जी के सामने बोलते नहीं है, पीठ पीछे उनकी बुराई करते कि हर बात खुद ही चलाए, मारे तो कभी सुने ही गोंदी। फिर उन्हें बाद में दे रखा है चौथा, प्रबंधकों की सीमित योग्यता। जो कर्ता होता है वो हर फील्ड में अच्छा नहीं होता है, कभी कभी जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन कभी क्या होता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है या असफल हो जाता है। तो पूरा जिम्मेदार किसको माना जाएगा, कर्ता को माना जाएगा, कि पूरी बिजनेस का सत्यानाश करने वाला कौन था, कर्ता जी था, क्योंकि उसने डिसीजन लिया था वो क्या हो गया, असफल हो गया। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बनता है, बड़े लेवल पे पूछेगा, संयुक्त हिंदू परिवार को सविस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको पूरी ये रामायण लिखनी है, जितना 2.5 या 3 पेज में होता है उतना आपको लिखना है। छोटे में क्वेश्चन बन जाता है, क्या बन जाएगा, संयुक्त हिंदू परिवार कहाँ पाया जाता है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, भारत में पाया जाता है। और छोटे में बनाना हो या 2 नंबर का बनाना हो, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से क्या आशय, तो उसका मीनिंग वो वाला लिखना है जिसमें प्रबंधन, स्वामित्व, संचालन कौन करता है, संयुक्त हिंदू परिवार। थोड़ा और छोटे में बनाना हो तो कर्ता के बारे में पूछेगा, कर्ता कौन होता है, फिर और पूछेगा सहवासी कौन होता है। यदि और छोटे में बनाना हो तो वो लिख देगा, उसके कोई 2 पॉइंट बताइए, लाभ के कोई 2 पॉइंट बताइए। तो ये क्या बन गया, 3 नंबर का बन गया। थोड़ा और बड़े लेवल पे बनाना हो, अंतर भी कर सकता है, कैसे, एकल स्वामित्व व्यवसाय में अंतर बताइए, संयुक्त हिंदू परिवार में अंतर बताइए, दोनों के बीच में डिफरेंस बनाना है। निर्माण इसमें भी आता है उसमें भी आता है, नियंत्रण इसमें भी होता है उसमें भी होता है, ऐसे करके क्वेश्चन को घुमा फिरा के ये देता है। तो आज की जो क्लास थी अपन ने पूरा हिंदू संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ लिया। अगली जब क्लास होगी उसमें हम साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे।